नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई की ब्याज दरें बढ़ाने के बाद कई बैंकों ने अब अपने होम लोन की दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। शुरुआत एसबीआई ने की, फिर एचडीएफसी ने भी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब ऐसे में जो आपका होम लोन चल रहा है उस पर तो जाहिर तौर पर आपकी ईएमआई बढ़ेगी ही। तो कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या होम लोन का प्री पेमेंट करना सही है? अगर आपके पास लमसम एक मुश्त पैसा कहीं से आता है तो क्या उसको होम लोन के प्री पेमेंट में लगाना समझदारी है? इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनका सबसे पहले परिचय करा दे। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और होम लोन की दरें बढ़ गई। हम एक टाइम पे बहुत समय तक लो इंटरेस्ट रिजीम में चल रहे थे, बट फाइनली एक सरप्राइज रेट राइज के जरिए आरबीआई ने बता दिया बस अब नहीं, अब तो ये बढ़ने की तरफ का ही ट्रेंड है। और एक साथ में 40 बेसिस पॉइंट्स की हमने बढ़ोतरी देखी और अब ये तो बढ़ेगा ही आगे, ये हर कोई अनुमान जता रहा है। अब इसमें इसका जो रिपल इफेक्ट वही होता है हेमंत जी, कि जो बैंक है वो भी दरें बढ़ा देते हैं। मतलब अब आने वाले समय में महंगे ईएमआई के लिए जो लोग हैं, ग्राहक है, उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम उस सिचुएशन में हैं जहां पे हमने ऑलरेडी एक 40 बेसिस पॉइंट का हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं और शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसमें शायद कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे जिस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन पे फोकस करना तो इंटरेस्ट रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो क्लियरली जैसा मैंने कहा कि हम इस सिचुएशन में है कि आगे जाके भी यहाँ से रेट बढ़ेंगे। तो क्लियरली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी समय तक इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी लो लेवल पे थे और अब जो ग्राहक है उनको डेफिनेटली इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि उनको ईएमआई ज्यादा दे। इनफैक्ट इसको अगर हम छोटे से एग्जांपल से समझ लें स्वाति, कि अगर आपका मान लीजिए 50 लाख का लोन है, 20 साल का टेन्योर है और अगर आपका इंटरेस्ट रेट पहले 6.75 था, अभी 7.15 हो गया, तो आपकी जो ईएमआई है करीब करीब 1200 रुपए से बढ़ेगी। और अगर टेन्योर की बात करें, अगर वो बढ़ेगा तो फिर 1 साल बढ़ेगा। तो क्लियरली अगर 40 बेसिस पॉइंट पे ये इम्पैक्ट है और अगर आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ईएमआई जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, तो बड़ी दरों का ईएमआई पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। जैसा कि बताया भी हेमंत जी ने कि मौजूदा लोन पर तो आपका इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है, या तो फिर ईएमआई में बढ़ोतरी होगी या फिर जो आपका लोन की अवधि है उसमें बढ़ोतरी होती है। ईएमआई में बदलाव नहीं, अवधि बढ़ाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स ब्याज अधिक होती है। ईएमआई में बदलाव नहीं, अवधि बढ़ाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स ब्याज अधिक लगेगा। और ब्याज दर में बढ़ोतरी का असर प्री पेमेंट से क्या कम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अब हमसे दर्शक पूछ रहे हैं बार बार आफ्टर जब ये दरों में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। तो लोन प्रीपेमेंट, अगर हम इसको आसान बहुत ही लहजे में समझें तो लोन प्रीपेमेंट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, लोन प्रीपेमेंट का मतलब है कि जो आपका जो लोन का जो टेन्योर है जिसके द्वारा वो डिसाइड होता है कि आप कितनी ईएमआई देंगे और कितने समय तक देंगे। और एज पर एग्रीमेंट अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, अगर वो आपको अलाउ करती हैं कि इस दौरान जबकि आप लोन लिया हुआ है, अगर आप कुछ अमाउंट आउट ऑफ टर्न पे करते हैं, जिसको हम लोन प्री पेमेंट कह सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो लोन टर्म्स के हिसाब से आप उसमें डेफिनेटली आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। और अगर होम लोन की जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ज्यादातर होम लोन जो है वो अभी वो रेपो रेट से लिंक है। तो ऐसे में जब आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। हाँ, कुछ लोन्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एज पर एग्रीमेंट आपको कुछ पेनल्टी लग सकती है। तो एक आसान भाषा में यह है कि जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ईएमआई से अलग होके आप थोड़ा पैसा अगर लमसम करके अपना जो लोन अमाउंट है उसको कम कर सकें, उसको लोन प्रीपेमेंट कहते हैं। ये जानना भी जरूरी हो जाता है हेमंत जी कि लोन प्रीपेमेंट एक विकल्प है जिसके जरिए आप अपने ईएमआई की टेंशन को थोड़ा दूर कर सकते हैं। अब किसी के पास एक लमसम, एक मुश्त अमाउंट आई है, अप्रैल मई का महीना ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों के पास इकट्ठा पैसा आता है, चाहे फिर वो बोनस का पैसा हो, इंक्रीमेंट का हो, या कहीं पर एक सवाल तो हमारे पास आया था कि उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची
प्रॉपर्टी बेच दी, एक लोन चल रहा था, तो वो प्रॉपर्टी बेचकर क्या वो उस लोन का प्रीपेमेंट करना उनके लिए एडवाइजेबल रहेगा? तो ऐसे ही कई लोगों का सिचुएशन है कि अगर वो अब आगे बढ़ती हुई ब्याज दरों के इस बोझ को कम करना चाहते हैं, तो इस लमसम अमाउंट को क्या प्रीपेमेंट के तहत यूटिलाइज करना एक सही कदम रहेगा? अभी मैं कह सकता हूँ ब्रॉडली आई थिंक ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। जैसे हमने पहले बात की कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा है और आगे जाके और भी बढ़ने की उम्मीद है, तो ऐसे में जो आपकी ईएमआई जो बढ़ेगी, हो सकता है कि आपका बजट अदरवाइज टाइट हो और मंथली बजट उसमें पॉसिबल ना हो आपके लिए। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी के पास कुछ लमसम आता है, वो किसी भी कारण से आ सकता है, उसको अगर आप उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा कुछ अमाउंट जो है वो अगर आप लोन की प्री पेमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जब आप लोन को प्री पेमेंट करते हैं तो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका लोन का अमाउंट है वो कम होता है, और जब वो कम होगा तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब होगी तो आपकी जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी। यानी जो इम्पैक्ट आपको इंटरेस्ट रेट से होने वाला है वो आप उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल पहले कहा था, उसमें अगर आप मान लीजिए 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा ज्यादा अगर आप प्रीपे करते हैं, तो जो इम्पैक्ट है हायर ईएमआई का वो काफी हद तक वहां पे नेगेट होगा। तो ब्रॉडली मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगेन ये थंब रूल हो सकता है या आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। 2-3 चीजों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा स्वाति, जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो इसका जो फायदा होता है वो आपको इनिशियल स्टेजेस में होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब आप ईएमआई पे करते हैं उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट में जाता है, और जब आप उस समय पे अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट जो कम होता है उससे आपको काफी फायदा होता है। अगर मान लीजिए आपके लोन में सिर्फ 2 या 3 साल या कुछ समय बचा है, तो ऐसे में सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट की प्री पेमेंट में जा रहा है, तो आपको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ये देखनी है कि क्या आपके जो बाकी गोल्स हैं, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट गोल हो जिसपे लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फोकस बनाना है, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उनके लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहना चाहिए आपको उतना आप कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ लोन रीपेमेंट पे हो और बाकी जो सिग्निफिकेंट गोल है जिसके ऊपर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता है उसको आप इग्नोर मत कीजिए। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि क्या आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है कि आप उन गोल्स के लिए भी पैसा कर सकते हैं। तीसरा, आपको टैक्स बेनिफिट्स को भी कंसीडर करना होगा कि उनका कितना इंपैक्ट उस पर आएगा। जैसे हम जानते हैं कि एटीसी के अंदर जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं उसमें आपको एलिजिबिलिटी है टैक्स सेविंग के लिए अप टू 1.5 लाख। उसके अलावा जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं 2 लाख तक आपको उसके ऊपर टैक्स पे छूट मिलती है, और अगर आपने अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली लोन दिया है तो दोनों को 2 लाख की छूट मिलती है। तो ये आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि आप जो इंटरेस्ट रेट जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे आपको यहाँ पे कितना नुकसान होगा। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को देखनी होगी। और चौथी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई और लोन है, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा है, तो पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उस लोन को प्रीपे करें जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ना कि सीधे सीधे आप कोशिश करें कि आप होम लोन को कम करें। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि एज ए स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है उससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको प्री पेमेंट करना है या नहीं करना। तो प्री पेमेंट के कुछ रूल है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, और खास तौर पर फ्लोटिंग रेट पर आपका लोन है या फिक्स रेट पे आपका लोन है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको कंसिडर करना है अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने लोन को प्रीपे करें। पर जब हम कर्ज के मर्ज को जल्दी से उससे छुटकारा या उससे निदान पाने की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक जो मनी हैबिट्स होते हैं हेमंत जी हमारे, तो उसमें क्या बदलाव करें? देखिए, जब भी अगर आप एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आप किस तरीके से पैसा खर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है एक फाइनेंशियल प्लान हो आपकी जहाँ पे अपने गोल्स को आप डिफाइन करें, और दूसरा उसके हिसाब से आप बजटिंग करें। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार हम बहुत जोश में शुरुआत करते हैं लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पता है कि आप कहाँ पे जो खर्चा कर रहे हैं, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको आप कम कर सकते हैं ताकि ज्यादा पैसा आपको सेविंग के लिए अवेलेबल हो। और जब सेविंग के लिए पैसा अवेलेबल होगा तो जो यूजुअली जो आप डेट ट्रैप में फंसते हैं वो नहीं होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बजटिंग देखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
जनरली प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि पहले आप सेव करें फिर स्पेंड करें, बट होता क्या, हम क्या करते हैं कि हम पहले खर्चा करते हैं, फिर जो बाकी बचता है उसको देखते हैं कि कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है इसको चेंज करने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो या कोई लोन हो, तो आप हैपहेजर्डली कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कमिटेड हैं जो आपने बजट किया है। आई थिंक ये एक थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन रखें आप शुरुआत से, तो काफी हद तक जो सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कई बार डेट ट्रैप में फंसना या फिर ऐसी सिचुएशन में आना कि आप बहुत ज्यादा डेट ले, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है, और ये काफी हद तक मुमकिन है कि आप ऐसी सिचुएशन ला सकें। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने ही ना दें, और उसके बाद बहुत ही स्मार्टली आप अपनी ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। ईएमआई की टेंशन का सोल्यूशन क्या प्रीपेमेंट हो सकता है, उस पर हमने चर्चा की। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, महाराष्ट्र से अनिकेत मोहिते साहब हैं। अनिकेत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप अभी से अपने कुछ लक्ष्यों को लेकर निवेश कर रहे हैं, और आपकी उम्र है, जितना आपने हमें दिया है डिटेल्स में, 29 इयर्स। थोड़ा सा बताएंगे हमें कि अभी आप अपने लक्ष्य से क्या हासिल करना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैंने ये एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये किया है, फंड लिए है उसको। ये फंड जो पोर्टफोलियो है, ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है क्या? ऐसे मतलब मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर लार्ज मिड और स्मॉल कैप में मतलब ठीक से जा रहा है क्या, और एएमसी या फिर कोई अलग ये रखना मतलब फंड का चेंजेस रखने की कोई जरूरत है क्या? और मेरी प्लानिंग मतलब मेरा है कि 2 करोड़ का ये लक्ष्य है मेरा 20 साल में। ओके, एनपीएस में भी निवेश है आपका अनिकेत? हाँ मैडम, तक कितना इकट्ठा कर लिया है? एनपीएस में अभी मेरा 5 लाख ये हो गए, इकट्ठा हो गए, और मंथली 9,500 उसमें ये जा रही है, ईएमआई जा रही है, और ईयरली 10% उसमें ग्रोथ मतलब कि बढ़ते रहते हैं वो 10%। ओके, और आप अपने जो भी आप करंटली आप एसआईपी करें 6,000 की, उसको आप साल दर साल बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप 29 इयर्स के, रिटायरमेंट तो दूर है, तो आप ये पॉसिबल है आपके लिए। हाँ, ये बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा। ओके, हेमंत जी, इनका पूरा सवाल बहुत अच्छे से हमारे सामने आई गेस है। एनपीएस में निवेश है, कुछ फंड्स है, 6 फंड में 6,000 का निवेश है, पर इन्हें चाहिए 25 साल में 5 करोड़ की रकम। टॉपअप ये कर सकते हैं, लेकिन कितना टॉपअप करें जिससे कि 25 साल में 5 करोड़ ये हासिल कर पाए? बिल्कुल सही है। आई थिंक जिस तरह की डिटेल्स हमें चाहिए होती है सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, वो पूरी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मैं इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को देखूं, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनका गोल जो है 25 साल में 5 करोड़ रुपए इनको एक्यूमुलेट करना अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो एनपीएस में जो 8,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 लाख का अभी तक ऑलरेडी कॉर्पस है, अगर ये उसमें कंटिन्यू करते हैं, इसको ग्रो करते रहते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 18 लाख के करीब इनका कॉर्पस बन जाएगा 25 साल के बाद। और ये जो 6,000 की एसआईपी जो कर रहे हैं, उसमें करीब 1 करोड़ 13 लाख के करीब इनका कॉर्पस बनेगा, प्रोवाइडेड ये पूरे समय तक इसमें कमिटेड रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इनको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इनका अगर गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्टेज पे इनकम जनरेट करना चाहेंगे। एनपीएस के अंदर जो भी कॉर्पस बनेगा उसका 40% में उनको कंपल्सरी एन्युटी लेनी पड़ेगी। तो जब वो इनकम की जब वो कैलकुलेशन करें किसी भी स्टेज पे जाके, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से उनको इनकम मिलेगी, पर शायद कम मिलेगी, क्योंकि एन्युटी में हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है काफी कम मिलता है। तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, बाकी जो गैप है इनके पास अभी 5 करोड़ और इसमें जो दो जो ऑप्शंस हैं इससे एक्यूमुलेट करेंगे, उसको पूरा करने के लिए इनको तकरीबन 15,000 की एसआईपी करनी है। पर जैसा उन्होंने कहा कि अगर उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो 10% हर साल बढ़ाते जाएंगे, तो अगर ये 4 या 5,000 की भी एसआईपी बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे, प्रोवाइडेड वो जो डिसिप्लिन है हर साल 10% के बढ़ाने का। क्योंकि जब आप अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते हैं, तो उसका काफी असर जो है, इस तरह का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, उसके ऊपर मिलता है। जहां तक इनके फंड्स की सवाल है, आई थिंक फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है। 6 फंड्स है इनके पास। सिर्फ एक ही चेंज में चाहूंगा, इनके पास एक टाटा डिजिटल फंड है। ये बेसिकली आईटी रिलेटेड फंड है, एक सेक्टर फंड है। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए इतने लंबे समय में एक सेक्टर फंड, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी नैरो होता है, उसको मॉनिटर करना थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं चाहूंगा उसके बदले में अगर ये पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ले लें। इनकी फंड सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा, बाकी फंड्स इनके बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में होना चाहिए
उनके पास यहाँ पे है। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब भी ये करना चाहें तो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं के अंदर ही एलोकेट करें, और उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं इनको फंड यहाँ पे एलोकेट करने की जरूरत है। अनिकेत जी, आपको बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले लक्ष्यों के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, पुणे से सुयोग रंदीवे हमारे साथ है। सुयोग जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। आप 27 साल के हैं और आप भी कुछ लक्ष्यों के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें जिस्ट में बताएंगे अब तक की आपकी प्लानिंग कैसी रही है? प्लानिंग एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी रही है मैम। मैं अभी पूरा गोल सेट किया है मैंने, हमने जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मैंने एक डिटेल में एक अमाउंट निकाली है, तो उसकी तरफ मुझे अप्रोच करना है। तो इसके लिए मुझे आपकी राय चाहिए कि मैं कौन से फंड चूज करता हूँ मेरे डिजायर्ड गोल के लिए। जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मेरे पास है 28 साल, तो मेरा अमाउंट है कि 2.75 करोड़। फिर मेरा नेक्स्ट गोल है कि बच्चों की शादी के लिए उसमें 20 लाख चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए 30 लाख चाहिए। तो इसके हिसाब से मुझे एक्चुअली म्यूचुअल फंड कौन से सही हो सकते हैं मेरे लिए 20 साल या फिर 25 साल के हॉरिजॉन के लिए। ठीक है सुयोग, आप स्टॉक में तो निवेश कर रहे हैं, आपने कहा कि स्टॉक में आपका पैसा लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश रहेगा आपका? या राइट मैम, पहली बार रहेगा। ओके, तो ये सुयोग का जो सवाल है, ये जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही भेजिए। बहुत आसानी होती है समझने में कि आपका लक्ष्य क्या है, कितना दूर लक्ष्य है और कितने रकम की जरूरत है। और अगर आपके पास ऑलरेडी फंड निवेश करने वाले हैं जिसमें आप कर चुके हैं, उनकी भी डिटेल्स भेजिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स को भी आसानी होती है। अब हेमंत जी बताइए, इनके लक्ष्य कैसे पूरे होंगे और कौन से फंड सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिए तो बहुत आसान होता है सवाल का जवाब देना। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे स्ट्रैटेजी एज एन इन्वेस्टर, जब आप अपने प्रोसेस को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान है जहां पे अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, कितना समय है आपके पास, कितना टारगेट है, जब आप उससे शुरुआत करते हैं तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है कि कितना पैसा आपको लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए और किस तरह की एसेट एलोकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम इनके गोल्स को देखें, इन्होंने कहा कि एजुकेशन के लिए करीब 20 साल हैं और शादी के लिए 25 साल है और रिटायरमेंट के लिए करीब 28 साल है। और इनका जो गोल्स है, उन्होंने कहा 30 लाख एजुकेशन के लिए, 30 लाख मैरिज के लिए और 2.75 करोड़ जो है उनकी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो अगर मैं, क्योंकि बहुत लंबा समय है, तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनेगा यहाँ पे, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करें। तो 12% का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न मान के चलता हूँ तो एजुकेशन के लिए उनको 3,000 की एसआईपी करनी होगी, मैरिज के लिए डॉटर की 1,000 करनी होगी और खुद की जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके लिए 8,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। तो कुल मिला के इनको 12,000 की एसआईपी करनी है। उन्होंने कहा कुछ पैसा इनका ऑलरेडी जो है वो स्टॉक्स में है, तो ऑब्वियसली वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि ये तो इस समय पे आपने देखा है, बट मुझे लगता है कि इनके जो गोल्स उन्होंने बनाए ना, थोड़े कंजर्वेटिव है, टारगेट जो है वो थोड़े कंजर्वेटिव है। बच्चे की एजुकेशन के लिए 25 साल के बाद 30 लाख शायद पूरे ना हो, तो कोशिश ये करना चाहिए आपको कि आप शुरुआत कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट की और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप और पैसा जो है इन गोल्स में एलोकेट कीजिए और अपने टारगेट्स को रिवाइज करते जाइए। तो क्या होगा कि जब आप वहां तक पहुंचेंगे, जब आपका जो टाइम हॉराइजन पूरा होगा, तब आपको कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एक चीज का इसका आप ध्यान रखिए। कुछ फंड्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और कैनरा रवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, दोनों के दोनों जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है। तीसरा फंड है यूटीएफ फ्लेक्सी कैप, जैसे कि नाम से पता चलता है वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। चौथा है पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड। 2 फ्लेक्सी कैप फंड और 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और जब भी इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ानी हो, इन्हीं फंड्स के अंदर आप एडिशनल अमाउंट की तरह इन्वेस्ट कीजिए। चलिए सुयोग जी, जो आपको एक्सपर्ट से राय दी है उस पर ख्याल जरूर रखिएगा। रुकते एक ब्रेक के लिए, आगे भी शो को जारी रखेंगे, कुछ कॉलर से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कुछ कॉलर से और हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक और कॉलर से बात करते हैं, नेहा माथुर हमारे साथ है। नेहा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी, क्या आप म्यूचुअल फंड में क्या नई निवेशक हैं या कुछ फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? मैं फर्स्ट टाइम निवेश करना चाह रही हूँ इसमें और मेरी एज अभी 36 साल है और मेरे पास है 15 लाख के करीब लमसम अमाउंट है, जिसे मैं आगे आने वाले 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ।
तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से अच्छे फंड हैं जिनमें मुझे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये लक्ष्य आपकी बेटी की शादी का है? जी हाँ, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के और मैरिज के हिसाब से है, तो कम से कम 10 से 15 साल में इसको आगे ग्रो करना चाहूंगी इस अमाउंट को। तो कौन से फंड अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, जिसमें आगे ग्रोथ भी अच्छी हो और सेफ भी रहे। ओके, ठीक है। नेहा जी, हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आप इन्हें बताइए। और इनफैक्ट सेम जो आपने सोयो को भी बताया था कि 15 से 20 साल में 20 लाख की ये रकम का टारगेट रख रही हैं। क्या ये काफी है बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए? नया इनका लक्ष्य, रिवाइज टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे फंड्स में निवेश करें? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके पास 15 साल का समय है इस कॉर्पस को बनाने के लिए। और इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी मैं वरीड था कि ये इन्होंने लिखा था, वो कहा था कि शादी के लिए, और अच्छा उन्होंने बताया कि वो एजुकेशन का भी देख रहे हैं, तो क्योंकि वो ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए एजुकेशन को। आई थिंक दोनों गोल्स इनके पास है। 20 लाख का इनके पास अमाउंट है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि 15 साल का समय है तो एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बन सकता है। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा नेहा जी को कि कोशिश करिए कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि इतना जल्दी जब आप टारगेट बनाते हैं तो कई बार सही मायने में कितना टारगेट की जरूरत है वो जरा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश करते रहिए कि अगर आपके पास कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, तो थोड़ा थोड़ा पैसा अगर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो जो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे वो कम होगा, और एक थोड़ा डिसिप्लिन आता है आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। तो ये दो चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप 20 लाख की जो रकम है उसको 15 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करे रखें और अच्छे से पोर्टफोलियो मॉनिटर करें तो करीब करीब आप 12% के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि कोशिश कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा बढ़ाएं रेगुलरली। जहां तक फंड्स का सवाल है, 3 या 4 फंड मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो कुछ फंड हमने ऑलरेडी बात की फंड्स की, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड आप देख सकते हैं, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये 2 फंड के बारे में हमने ऑलरेडी बताया था। और उसके अलावा जो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई फोकस, ये फंड्स हैं, ये काफी अच्छे फंड्स हैं। इन फंड्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी कंसिस्टेंट है। और जैसा आपने कहा था कि जो फंड अच्छे रहे, मतलब जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे विज़-वी बेंचमार्क, ये ऐसे फंड्स हैं। इन फंड में आप शुरुआत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट होती है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे रहती है, ना कि फंड्स पे। आप शुरुआत कीजिए, यहाँ से मॉनिटर कीजिए। अगर किसी समय पे आपको समय देने के बाद लगे कि कोई फंड अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपेयर टू पीयर ग्रुप, तो चेंज करने में आप हेजिटेशन मत कीजिए। ओके, चलिए नेहा जी को जवाब मिल गया अपने सवाल का। अगले कॉलर पुणे से जॉय घोषाल हमारे साथ है। जॉय, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए आप किस टारगेट के लिए निवेश कर रहे हैं? हाय स्वाति, हाय हेमंत। ऐसे तो मुझे कोई टारगेट नहीं है, बट आई एम जस्ट डूइंग अ सिस्टमैटिक प्लानिंग। सो ऐसे मैंने लिखा है जैसे मेल में, आई एम प्लानिंग फॉर माय किड्स मैरिज, एजुकेशन, माय ओन रिटायरमेंट, and I'm equally investing in equity as well, directly shares. So I've shared my details. So I just wanted to know how it will do, whether the fund selection is correct or not. And as I said, like, I want a little bit of suggestion if I can add another 4,000 in a couple of more mutual funds. So I just wanted to know that. Okay. तो स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा रखे हैं आपने 8 लाख रुपए लगभग, जॉय? Right. So I keep watching Zee Business and Anil Singhvi. I follow you guys, and you guys been helping a lot to investors like me. ग्रेट टू नो। अच्छा, 4 फंड में 8,000 की आपकी एसआईपी है, 4,000 रुपए आप और निवेश कर सकते हैं। कैसे फंड में आप निवेश करें, अभी आपके फंड्स कैसे हैं, हेमंत बताइए। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्वाति यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में। क्लियरली इन्होंने कहा कि इनका जो पोर्टफोलियो वो मिक्स है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का। इन्होंने एक चीज और पूछा है कि कितना कॉर्पस ये बना पाएंगे 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद। पहले मैं उसको एड्रेस करता हूँ। जनरली जब हम देखते हैं तो हम एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं 12%, पर सच्चाई ये है कि अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो अच्छा है और अगर आप सही तरीके से उसको मॉनिटर कर पाए, सही मूवमेंट पे चेंजेस कर पाए, तो वो जो स्टॉक पोर्टफोलियो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड भी इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, बट आई थिंक एस्टिमेशन के टाइम अगर थोड़ा कंजर्वेटिव रहे तो बेहतर है। तो हम 12% का रिटर्न अगर इनके पोर्टफोलियो में मान के चले तो 10 साल के बाद अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, करीब 65 लाख का कॉर्पस बनेगा। 15 साल के बाद अराउंड 1.33 करोड़ और 20 साल के बाद करीब 2.65 करोड़। इस तरह से इनका कॉर्पस बनने की उम्मीद हो सकती है।
और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट समझ यहाँ पे आती है कि देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है। आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा समय देंगे इक्विटी के पोर्टफोलियो को, आप देख पाएंगे कि किस तरह से कंपाउंडिंग से आपकी जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है 10 साल, 15 और 20 साल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आई थिंक हर इन्वेस्टर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कितना लंबा समय आप इक्विटी को दे पाते हैं। जहां तक इनकी फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है फंड सिलेक्शन ठीक है, और एग्जिस्टिंग फंड में अगर इनको पैसा डालना है तो इनके पास जो फंड है जैसे पराग पराग फ्लेक्सी कैप है या यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, उनमें से आप कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में इनको कुछ और फंड ऐड करने हैं या अभी भी अगर वो ऐड करना चाहें तो हमने कुछ फंड्स की ऑलरेडी जैसे अभी प्रोग्राम में बात की, जैसे ईजीएम फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी। तो ये फंड्स हैं जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा एग्जिस्टिंग फंड भी अच्छे हैं, उनके जो 2 फंड्स हैं उनमें भी वो ऐड कर सकते हैं 4000 तो। और उसके अलावा अगर इनको अगर ऐड करना है तो फिर जो कुछ फंड मैंने बताए हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके जॉय, ऑल द वेरी बेस्ट आपके निवेश के लिए। और कौन से फंड्स आप रख सकते हैं, किसमें अगर बदलाव की जरूरत है, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, वो आपने समझी हेमंत जी से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपके सामने है, आप किस तरीके से व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पर भी आप अपना सवाल प्रॉपर डिटेल्स के साथ जरूर पूछिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।